नमस्कार साथियों, दैनिक समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं 1 जनवरी 2020 से लेकर 6 जनवरी 2020 तक के संपूर्ण समसामयिक मुद्दों पर आधारित प्रश्नों के ऊपर। तो यहाँ पर आज हमने कुल 60 प्रश्नों को समाहित किया है। तो देखते हैं कि इस श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। हमारे पास ऑप्शन दिए थे ओडिशा, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश जो होगा वो जो है सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर करता है। पढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को। तो इसके अनुसार अगर बात करें 2019 की रिपोर्ट जो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे अधिक जो इसमें फॉरेस्ट कवर है वह मध्य प्रदेश में है। और इसके अलावा अगर बात करें कि किस अन्य कौन से राज्य हैं जिनमें अधिकतम फॉरेस्ट कवर है, तो उनमें शामिल हैं अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी की जाती है। बात करें कि यह शुरू कब से की गई थी, तो यह शुरू की गई थी 1987 से। अब तक कुल 16 रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है। हमारे पास ऑप्शन हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो यह सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 है, इसमें केरल को प्रथम स्थान मिला है। इस सूचकांक में हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना भी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है और केरल को तो पहला स्थान मिला ही है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ और तीसरा प्रश्न है हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा पैन और आधार को लिंक किए जाने की डेडलाइन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हमारे पास ऑप्शन है जनवरी 2020, फरवरी 2020, मार्च 2020 और इनमें से कोई नहीं। तो इसको बढ़ाया गया है मार्च 2020 तक। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को। इससे पहले यह डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2019। CBDT दरअसल आयकर विभाग की नीति निर्माण के लिए कार्यरत एक नोडल एजेंसी है। आयकर विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना की केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम जो है 1963 उसके अंतर्गत की गई है। चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए विभिन्न विभागीय कार्यों में तीव्रता लाने हेतु रन थ्रू फाइल्स प्रणाली की शुरुआत की है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो जो इसका उत्तर है वो है हरियाणा। हरियाणा ने इस कार्य को शुरू किया है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को। तो हरियाणा राज्य ने सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने एवं विभिन्न विभागीय कार्यों को में तीव्रता लाने हेतु रन थ्रू फाइल्स प्रणाली की शुरुआत की है। इस सिस्टम का मुख्य बल इस बात पर है कि महत्वपूर्ण फाइलों को क्लियर करने में विभागीय प्राथमिकताओं एवं विरोधाभासों के कारण विलंब या नुकसान ना हो। हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में देश का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। किसे? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास जनरल बिपिन रावत, मुकुंद नरवाने, BS धनोवा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए ऑप्शन है। जनरल बिपिन रावत को यहाँ पर देश का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। जानते हैं इनके बारे में कुछ जुड़ी हुई बातों को। तो भारतीय थल सेना प्रमुख जो थे हमारे जनरल बिपिन रावत, वो सेवानिवृत्त हो गए हैं 31 दिसंबर 2019 को। हाल ही में उन्हें देश का जो है वो प्रथम
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कब किया था? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये जो पद सृजित किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद जो है इसकी सृजन की घोषणा की थी। चीफ ऑफ डिफेंस का कार्य क्या होगा? तो इस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्य होगा भारतीय थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना के बीच समन्वय स्थापित करना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है यूके के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? हमारे पास ऑप्शन हैं जर्मनी, जापान, अमेरिका और रूस। तो इसका जो सही उत्तर है वह है जर्मनी। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। पढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक रूप की तरफ। तो यूके स्थित सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसके अनुसार 2026 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत, ऐसा कहा गया है इस रिपोर्ट में। इसी रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो 2034 तक कहा गया है कि जापान से आगे निकलकर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 2026 में 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा CEIR क्या है? मनी ट्रांजैक्शन ऐप है, वेब पोर्टल है, शासकीय योजना है या इनमें से कोई नहीं है? तो CEIR जो है वह एक वेब पोर्टल है और यानी कि इसका बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। CEIR यानी कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी एक वेब पोर्टल है। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना तकनीकी मंत्री जो हैं हमारे रविशंकर प्रसाद ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर दिल्ली NCR के लोग अब मोबाइल चोरी होने या गुम हो जाने की शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे। साथ ही लोग इस वेबसाइट पे जाके अपने नंबर को ब्लॉक कर सकेंगे। इसके लिए वेबसाइट है ceir.gov.in। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में भारत की कौन सी सेना द्वारा फेसबुक के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यहाँ पर हमारे पास तीनों सेनाओं के नाम दिए हैं, थल सेना, जल सेना, वायुसेना और इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रतिबंध लगाया गया है जल सेना द्वारा। क्यों प्रतिबंधित किया गया है इसको? तो इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय नौसेना के अनुसार जहाज़ों और नौसैन्य अड्डों पर अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य मैसेंजर समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा यह कठोर कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि हाल ही में अभी 7 नौसैनिकों को सोशल मीडिया पर दुश्मन की खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील सूचनाएं लीक करते हुए पकड़ा गया था। नौसेना के ठिकानों, डॉकयार्ड और ऑन बोर्ड युद्धपोतों पर स्मार्टफोन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बढ़ते हैं नवे प्रश्न की तरफ। नवा प्रश्न क्या है हमारा? नवा प्रश्न है किस देश ने हाल ही में अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किए जाने की घोषणा की है? हमारे पास ऑप्शन है रूस, भारत, नेपाल और चीन। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वह है रूस। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसके बारे में। तो रूस ने अभी हाल ही में अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किए जाने की घोषणा की है। रूस के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन द्वारा इसकी घोषणा की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह मिसाइल परमाणु क्षमताओं से लैस है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की हम गति की बात करें तो यह आवाज़ की गति से 20 गुना तेज उड़ सकती है। बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है हमारा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई के जीवन पर आधारित फिल्म का शीर्षक क्या है? हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है चंबा चमेली, कांटो भरा बचपन, गुल मकई और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है गुल मकई। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का सही है। जानते हैं इनके बारे में कुछ जुड़ी हुई बातें। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है मलाला यूसुफजई को, और यह दिया गया था उन्हें 2014 में।
2014 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किस चीज़ के लिए मिला था, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके शांति के लिए इनको सम्मानित किया गया था। और इनके जीवन पर एक फिल्म बन रही है जिसका शीर्षक है गुल मकई। यह फिल्म जनवरी 2020 में रिलीज़ होने वाली है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक्टिविस्ट हैं जो वहां बचपन से ही महिलाओं की शिक्षा के लिए जागरूकता का काम कर रही थीं। वर्ष 2012 में तालिबानियों ने उन्हें गोली मार दी थी, जिसके बाद ब्रिटेन में उनका इलाज कराया गया था। बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में धानु यात्रा की शुरुआत कहाँ की गई है? हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ओडिशा। ओडिशा में अभी धानु यात्रा की शुरुआत की गई है। जानते हैं कि यह है क्या? तो ओडिशा में बरगढ़ धानु यात्रा की शुरुआत की गई है। 11 दिवस चलने वाले इस धानु यात्रा को विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है। यात्रा का उल्लेख गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मिलता है। यात्रा जो है वो भगवान कृष्ण और उनके मामा जो थे कंस, उनकी पौराणिक कथा पर आधारित है। बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है इंदौर, बंगलुरु, भोपाल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है इंदौर। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2019 को स्वच्छ सर्वेक्षण लीग के परिणाम को जारी किया है। इस सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले 4,372 शहरों को शामिल किया गया था। इंदौर पिछले 3 वर्षों से प्रथम स्थान पर रहा है। वहीं भोपाल और सूरत क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाली जनसंख्या के बारे में अगर बात करें कि इन शहरों की सूची में कौन प्रथम रहा है, तो यह रहा है जमशेदपुर को पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसके बाद की बात करें तो दूसरा नंबर पे है नई दिल्ली और तीसरे नंबर पे है खरगोन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है हमारा, अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? हमारे पास ऑप्शन है 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 1 वर्ष के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन थे विनोद कुमार यादव की पुनर्नियुक्ति 1 जनवरी 2020 से प्रभावी हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? हमारे पास ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र। इसका जो सही उत्तर है वो है राजस्थान। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई प्रमुख बातों को। राजस्थान ने 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। इसके उद्देश्य की बात करें कि क्या है, तो सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। परिवहन विभाग के कर्मचारी कार्यालय आने के लिए या तो अपने वाहन के बजाय साइकिल से आएंगे अथवा सार्वजनिक यातायात का उपयोग करेंगे। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने रोजगार प्रदाताओं को कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए संतुष्ट नामक पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है? हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर श्रम मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है श्रम मंत्रालय। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई बातों को। तो श्रम मंत्रालय ने रोजगार प्रदाताओं को कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए संतुष्ट नामक पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है। इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करवाना। राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार इस विभाग के मंत्री हैं। बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया गया? ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और रूस। तो यह आदान प्रदान किया गया है अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ में। जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को।
तो भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ 1 जनवरी 2020 को अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया गया है। यह आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु ठिकानों पर हमले के विरुद्ध समझौता हुआ है। ये समझौता क्या है? ये है एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिटेशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज़ के तहत इसको किया गया है। बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसका नाम परिवर्तन किया गया है? CRPF, RPF, BSF और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है RPF, रेलवे पुलिस फोर्स जो थी उसका नाम परिवर्तित कर अब कर दिया गया है IRPF। रेलवे सुरक्षा बल जो था हमारा, इसका जो नाम बदल दिया गया है और इसको कर दिया गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। इसके साथ ही आरपीएफ को ग्रुप ए का स्टेटस भी प्रदान किया गया है। आरपीएफ की स्थापना की बात करें तो रेलवे यात्रियों के क्षेत्र तथा भारतीय रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आरपीएफ केंद्रीय रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आरपीएफ को गिरफ्तारी, छानबीन तथा आपराधिक मुकदमा चलाने का अधिकार प्राप्त है। आरपीएफ की स्थापना की बात करें कि कब हुई थी तो 27 जुलाई 1984 को इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया है? यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास हैं सूर्य मिशन, प्रज्ञान, आदित्य L1, इनमें से कोई नहीं। तो इसको नाम दिया गया है आदित्य L1। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को। तो इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को आदित्य L1 नाम दिया गया है। इस मिशन पर 6 पेलोड भी भेजे जाएंगे जो सौरमंडल में सूर्य की मौजूदगी से होने वाले प्रभावों एवं परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। इसे L1 पॉइंट के करीब हेलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस लेखक को हाल ही में आकाशदीप सम्मान 2019 प्रदान किया गया? यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास अमित राज देसाई, बी ऑप्शन है विद्युत भारती, ज्ञान रंजन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ज्ञान रंजन। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं से जुड़ी हुई कुछ बातों को। हिंदी साहित्य के ये लेखक हैं ज्ञान रंजन, जिनको हाल ही में आकाशदीप सम्मान दिया गया है। इसके तहत उन्हें 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 20वां प्रश्न है, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन हैं कृष्णमाचारी श्रीकांत, अंजुम चोपड़ा, कृष्णमाचारी श्रीकांत, अंजुम चोपड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है यह दिया गया है 2 लोगों को, कृष्णमाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा, दोनों लोगों को। तो यहाँ पर जो इसका है वो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक रूप की तरफ। तो सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है कृष्णमाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को। कृष्णमाचारी श्रीकांत भारत के पूर्व कप्तान रहे हैं और 1983 में जो विश्व कप जीता गया था उसके टीम के सदस्य थे। अंजुम चोपड़ा की बात करें तो अंजुम चोपड़ा भारत की पूर्व महिला कप्तान रही हैं। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है हमारा, अभी हाल ही में मनी MANI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारे पास ऑप्शन हैं SBI, RBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है RBI। आइए अब जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातों को कि यह है क्या। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में मनी MANI यानी कि मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर एप्लीकेशन, इसका जो फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर एप्लीकेशन ऐप को लॉन्च किया गया। यह ऐप करेगा क्या? तो यह ऐप दृष्टि बाधित लोगों को मुद्रा नोट पहचानने में मदद
पहुंचाएगा। इस ऐप में मोबाइल का कैमरा जो है वो नोट को स्कैन करता है और ऑडियो के द्वारा व्यक्ति को नोट के का जो मूल्य है उसको बताता है। नोटों में एक सुरक्षा धागा होता है जिसे रोशनी के सामने पूरा देखा जा सकता है, जिसमें देवनागरी लिपि में भारत लिखा होता है। नोट में महात्मा गांधी की एक छुपी हुई आकृति होती है जिसे रोशनी में नोट को 45 डिग्री पर टेढ़ा करने पर देखा जा सकता है। इसके अलावा नोट में वाटरमार्क का भी उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 22वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा कितनी DRDO प्रयोगशालाएं देश को समर्पित की गईं? और यहाँ पर ऑप्शन है 5, 4, 3 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कुल जो हैं वो 5 जो हैं DRDO प्रयोगशालाएं देश को समर्पित की गई हैं। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसको विस्तृत रूप में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 जनवरी 2020 को कर्नाटक में रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन को 5 प्रयोगशालाएं देश को समर्पित की गईं। यह प्रयोगशालाएं देश के युवा वैज्ञानिकों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होंगी और शोध कार्य करने को में बढ़ावा मिलेगा। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि DRDO की स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना की गई है। इसके मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यह भारत सरकार की एक एजेंसी है। यह सैन्य अनुसंधानों तथा विकास से संबंधित कार्य करता है। DRDO का आदर्श वाक्य की बात करें तो क्या है इसका आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। इसका जो आदर्श वाक्य है। वर्तमान में DRDO के चेयरमैन की बात करें कि कौन है तो वो हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। इनके जो हैं वो चेयरमैन हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 23वां प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास नागालैंड, असम, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर नागालैंड के लिए ये बात कही गई है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई बातों को। तो नागालैंड में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 को की धारा जो है 3 उसके अंतर्गत नागालैंड को संपूर्ण क्षेत्र को अशांत से क्षेत्र घोषित किया है। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून जो है इसके अंतर्गत आता क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। तो सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व अनुमति के कहीं भी ऑपरेशन करने की इसमें पूरी छूट होती है तथा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न है हमारा, बिहार सरकार ने किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की जयंती को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने का फैसले को मंजूरी दी है? यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास अरुण शौरी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है वो है अरुण जेटली। बढ़ते हैं आगे। बिहार सरकार ने अरुण जेटली की जो जयंती है 28 दिसंबर को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में जो है 28 दिसंबर को जेटली की प्रतिमा का अनावरण किया था। वे साल 2014 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री रहे तथा उन्होंने नोटबंदी व GST जैसे अहम फैसले लिए थे। ये उनके कार्यकाल में फैसले लिए गए थे। अरुण जेटली का जो जन्म है वो 28 दिसंबर 1952 को हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 25वां प्रश्न है, यूनिसेफ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में नव वर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर भारत, चीन, रूस या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका जो सही उत्तर है वो है भारत। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक हल की तरफ। तो यूनिसेफ के द्वारा एक जानकारी जुटाई गई है जिसके अनुसार भारत में नव वर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ है। 1 जनवरी 2020 को भारत में कुल कितने बच्चों का जन्म हुआ है? तो यह हुआ है
67,385 बच्चों का। यूनिसेफ द्वारा जानकारी जो जुटाई गई है, इसके अनुसार यह आंकड़ा पूरी दुनिया में जन्मे बच्चों का कितने प्रतिशत है? 17% है। भारत के अलावा चीन में 1 जनवरी को 46,299, वहीं नाइजीरिया में 26,039, वहीं पाकिस्तान में 6,787 बच्चों का जन्म हुआ है। बढ़ते हैं आगे अपने 26वें प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में कौन सा राज्य नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी बिल पास करने वाला पहला राज्य बन गया है? हमारे पास ऑप्शन क्या हैं? तेलंगाना, केरल, राजस्थान और इनमें से कोई नहीं। तो यह राज्य बना है केरल। बढ़ते हैं आगे। केरल नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी बिल पास करने वाला पहला राज्य बन गया है। केरल सरकार के अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम संविधान के मूल्यों का विरोध करता है, जो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के खिलाफ है। बढ़ते हैं अपने 27वें प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने अपना ऑनलाइन किराना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? रिलायंस, हमारे पास ऑप्शन है रिलायंस, एयरटेल, आइडिया और इनमें से कोई नहीं। तो यह लॉन्च किया है रिलायंस ने। रिलायंस ने अपना ऑनलाइन किराना स्टोर का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। रिलायंस ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे अन्य ऑनलाइन दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए जियो मार्ट लॉन्च किया है। इसे नवी मुंबई, कल्याण और ठाणे सहित महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में प्रायोगिक तौर पर लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है हमारा, भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और इनमें से कोई नहीं। तो इसको स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। भारत का दूसरा जो है स्पेस पोर्ट वो तमिलनाडु के थुथुकड़ी में छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। देश के पहले स्पेस पोर्ट की अगर बात करें तो वह आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में स्थित है। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में विकास सबनीस का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? हमारे पास ऑप्शन है कला, साहित्य, कार्टूनिस्ट और इनमें से कोई नहीं। तो यह संबंधित थे कार्टून से, कार्टून बनाते थे ये। तो विकास सबनीस जो थे वो कार्टूनिस्ट थे। वह प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट जो थे R.K. लक्ष्मण और शिवसेना प्रमुख जो थे बाल ठाकरे को अपना आदर्श मानते थे। ठाकरे राजनीतिक व्यंग्य पर आधारित एक साप्ताहिक पत्रिका मार्मिक के लिए कार्टून बनाते थे। ये बात बहुत कम लोगों को शायद पता हो। हाल की अपनी बढ़ती हुई राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण उन्होंने बाद में यह जिम्मेदारी सबनीस को सौंप दी थी। 12 साल तक यहाँ सबनीस ने काम किया है। उसके बाद सबनीस एक मराठी दैनिक अखबार लोकसत्ता से जुड़ गए थे। बढ़ते हैं अपने 30वें प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 92वें ऑस्कर अवार्ड के नामांकन के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया है? हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर हैं द लास्ट कलर, द फर्स्ट ट्रेन, अर्ली सनराइज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वह है द लास्ट कलर। द लास्ट कलर को 92वें ऑस्कर अवार्ड्स के नामांकन के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया है। यह फिल्म विकास खन्ना द्वारा निर्देशित व नीना गुप्ता द्वारा अभिनीत है। यह फिल्म बनारस की विधवाओं पर आधारित है। बढ़ते हैं अपने 31वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन की शुरुआत की है? हमारे पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने साइबर सेफ वुमेन की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत जागरूकता शिविरों में सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा कि वे वेब का उपयोग असामाजिक तत्वों से बचकर कैसे करें। बढ़ते हैं अपने 32वें प्रश्न की तरफ। किस राज्य द्वारा कल्याणकारी पेंशन के लिए आधार कार्य को अनिवार्य किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और इनमें से कोई नहीं। तो यह किया गया है ओडिशा द्वारा। तो ओडिशा सरकार द्वारा कल्याणकारी पेंशन के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अप्रैल से आधार कार्ड वाले अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
और मधु बाबू पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। बढ़ते हैं अपने 33वें प्रश्न की तरफ। 33वां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है सुरेश चंद्र वर्मा, सगजीत नांगर, आनंद गोरे और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है सुरेश चंद्र वर्मा। सुरेश चंद्र वर्मा को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनएमसी एक नया चिकित्सा शिक्षा नियामक है जो भ्रष्टाचार के आरोपों वाली भारतीय चिकित्सा परिषद की जगह लेगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने 34वें प्रश्न को। तो 34वां प्रश्न है हमारा, केंद्रीय आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए किसके साथ OMU पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है रिलायंस, अमेजन, फ्लिपकार्ट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है फ्लिपकार्ट। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को। तो केंद्रीय आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए फ्लिपकार्ट के साथ OMU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत स्थानीय बुनकरों तथा शिल्पकारों को बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है वो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय आवास व गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है शहरी निर्धनजनों को कौशल विकास के साथ स्थायी आजीविका का अवसर प्रदान करना। इस योजना के तहत लाभार्थियों को व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए तक 5 से 7% की ब्याज सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाता है। समूह ऋण की सीमा की अगर हम बात करें तो वह है 10 लाख रुपए। बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। 35वां प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? हमारे पास ऑप्शन है भारत, पलाऊ, ऑस्ट्रेलिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पलाऊ। तो पलाऊ ने प्रशांत महासागर जो कि एक प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, ने प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ के लिए हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। वैज्ञानिक साक्ष्यों से यह पुष्ट हो चुका है कि अधिकतर सनस्क्रीन में पाए जाने वाले रसायन से प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुंचता है। इसे प्रतिबंधित करने के लिए 2018 में आदेश पारित किया गया था। यह आदेश 1 जनवरी 2020 से लागू हो गया है। पलाऊ ने ऐसे 10 तत्वों पर प्रतिबंध लगाया है जिनसे प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुंचता है। पलाऊ ज्वालामुखी द्वीप और छोटी प्रवाल भित्तियों से बना है। पलाऊ ने जलवायु की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। फिजी के बाद पलाऊ पेरिस जलवायु समझौते को पारित करने वाला दूसरा देश था। बढ़ते हैं अपने 36वें प्रश्न की तरफ। भारतीय महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी ने हाल ही में घुटने की चोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है? हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर सानारिका चानू, सुनीता लाकड़ा, असुंता लाकड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सुनीता लाकड़ा। इन्होंने अभी अपने घुटने में चोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो सुनीता लाकड़ा जो हैं, इन्होंने घुटने में चोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। भारतीय महिला हॉकी क्रिकेट की डिफेंडर सुनीता लाकड़ा जो हैं साल 2018 के लिए एशियाई खेलों में रजत पदक जिताने वाली टीम का हिस्सा थीं। उन्होंने भारत के लिए 139 मैच खेले और वे साल 2014 के एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता टीम का भी हिस्सा रही हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 37वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर, किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन को लॉन्च किया है? तो यह हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है उत्तर प्रदेश।
तो उत्तर प्रदेश ने सड़क परिवहन कॉरपोरेशन जो है ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी हेल्पलाइन नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है। दामिनी हेल्पलाइन के अगर नंबर की बात करें तो है 8114277777। एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जिसमें महिलाएं यूपी परिवहन निगम की बसों में सफ़र के दौरान एक तो सुरक्षा के मद्देनज़र शिकायत कर सकती हैं तथा दूसरा इसका जो काम है उस पर कोई भी अगर सुझाव है उनके पास तो वो भी दे सकती हैं। ये हेल्पलाइन नंबर केंद्र सरकार की निर्भया योजना के तहत बनाया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हमारे पास 38वां प्रश्न है, भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, वह नंबर क्या है? हमारे पास नंबर के ऑप्शन हैं 141, 139, 131, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही नंबर जारी किया गया है वह नंबर है 139। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं से जुड़ी हुई कुछ बातों को। तो भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139 जारी किया है। यह मौजूदा सभी हेल्पलाइन सेवाओं का स्थान ले लेगी और 12 भाषाओं में यह उपलब्ध होगा नंबर। इस नंबर पर केवल स्मार्टफोन से ही नहीं बल्कि किसी भी मोबाइल फ़ोन से संपर्क किया जा सकेगा। पढ़ते हैं 39वें प्रश्न की तरफ। 39वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का प्रयोग शुरू किया है? हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है राजस्थान। पढ़ते हैं आगे और जानते हैं से जुड़ी हुई कुछ बातों को। तो राजस्थान सरकार ने जो है सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु तो बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का प्रयोग शुरू किया है। पृथ्वी के पर विभिन्न स्थानों के बीच संचार लिंक प्रदान करने के लिए कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करना ही उपग्रह संचार तकनीक कहलाता है। बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हमारे पास ऑप्शन है नई दिल्ली, गुवाहाटी, लखनऊ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आयोजन किया जाएगा गुवाहाटी में। 2020 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरा संस्करण है, इसका जो आयोजन है वो गुवाहाटी में किया जाएगा। इसका आयोजन 10 फरवरी 2020 से 22 फरवरी 2020 के दौरान किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के दायरे को बड़ा कर दिया है। इन खेलों में अब 2 श्रेणियां होंगी, जिसमें से एक होगी अंडर 17 और एक होगी अंडर 21। इसमें दोनों प्रकार के प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। इसकी शुरुआत केंद्रीय खेल व युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा देश में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। इसके उद्देश्य की बात करें तो देश में खेले जाने वाले सभी खेलों को बढ़ावा देना तथा भारत को एक मजबूत खेल राष्ट्र के रूप में तैयार करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। हमारे पास 41वां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी और इनमें से कोई नहीं। तो इसको मनाया गया है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस, जो विश्व ब्रेल दिवस है, इसको मनाया गया है। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया गया है, जो कि ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे लुईस ब्रेल का जन्म दिवस भी है। ब्रेल दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 नवंबर 2018 को एक प्रस्ताव पारित किया था। विश्व ब्रेल दिवस का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो दृष्टिबाधित लोगों का अधिकार उन्हें प्रदान करना तथा ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। लुईस ब्रेल के जन्म की बात करें तो 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के कुपवरे में हुआ था इनका जन्म। उन्हें दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है। पढ़ते हैं अपने 42वें प्रश्न की तरफ। 42वां प्रश्न है, किस राज्य में लाई हरबोवा पर्व मनाया जा रहा है? हमारे पास ऑप्शन हैं असम, मिजोरम, त्रिपुरा और इनमें से कोई नहीं। तो यह मनाया जा रहा है त्रिपुरा में।
तो त्रिपुरा में मणिपुरी मेइती समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला प्राचीन पर्व लाई हरबोवा अगरतला में मनाया जा रहा है। यह पर्व 2 जनवरी से शुरू हुआ। यह पर्व मौखिक साहित्य, संगीत, नृत्य और पारंपरिक अनुष्ठानों के माध्यम से मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास, हाल ही में कितने अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से हटा दिया गया? हमारे पास ऑप्शन हैं 150, 171, 120 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है 171 अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है? तो 3 जनवरी को जो है यह 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 171 अस्पतालों को फ्रॉड के आरोप में आयुष्मान भारत योजना से हटा दिया गया है, यानी कि डी इम्पैनल कर दिया गया है। इन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4.5 करोड़ का जो है वो जुर्माना भी लगाया है। उत्तराखंड और झारखंड में 6 अस्पतालों पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना एक सरकारी स्वास्थ्य योजना है। इसके तहत एक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इसका लाभ किसी भी सरकारी व कुछ एक निजी अस्पतालों में लिया जा सकता है। इस योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा लागू किया जा रहा है। इस योजना के लिए 60% योगदान केंद्र द्वारा किया जाता है, जबकि शेष धनराशि राज्यों द्वारा दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के सदस्य की संख्या व आयु की कोई सीमा नहीं है। इस योजना के तहत लाभार्थी सरकार द्वारा चिन्हित किसी भी सरकार अथवा निजी अस्पताल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी अथवा राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। KVIC ने प्रसिद्ध पटोला साड़ी का उत्पादन बढ़ाने के लिए किस राज्य में प्रथम सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हमारे पास कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुजरात। KVIC ने प्रसिद्ध पटोला साड़ी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गुजरात के सुरेंद्रनगर में प्रथम सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है, जिसमें रेशम के धागे की उत्पादन लागत को काफ़ी कम करने के साथ गुजराती पटोला साड़ियों के लिए स्थानीय स्तर पर उच्च माल की उपलब्धता एवं बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी। गुजरात की ट्रेडमार्क साड़ी पटोला अत्यंत महंगी मानी जाती है और केवल शाही व धनाढ्य परिवारों की महिलाएं ही इसे पहन पाती हैं। KVIC के अध्यक्ष की अगर हम बात करें, जो कि हैं श्री VK सक्सेना, इन्होंने बताया है कि कोकून को कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल से लाया जाएगा और रेशम के धागे की प्रोसेसिंग स्थानीय स्तर पर की जाएगी, जिससे उत्पादन लागत घट जाएगी और इसके साथ ही प्रसिद्ध गुजराती पटोला साड़ियों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। पटोला सिल्क साड़ी शीर्ष 5 सिल्क बुनाइयों में शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 45 नंबर का। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की 21 वर्ष से कम आयु वर्ग की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? हमारे पास ऑप्शन है अंचत शरद कमल, मानव ठक्कर, हरमीत देसाई और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मानव ठक्कर जो हैं इसका जो सही उत्तर है। तो मानव ठक्कर ने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की 21 वर्ष से कम आयु वर्ग की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मानव ने यह उपलब्धि पिछले साल दिसंबर में कनाडा में मार्खम में ITTF चैलेंज प्लस बेन मैक्स वर्गो नॉर्थ अमेरिकन ओपन में अंडर 21 पुरुष सिंगल्स खिताब जीतने के बाद हासिल की। उनमें उन्होंने अर्जेंटीना के मार्टिन बेनटानकोर को हराकर खिताब जीता था। मानव ठक्कर, हरमीत देसाई, जी साथियान और सौम्याजीत घोष के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। मानव ठक्कर फरवरी 2018 में अंडर 18 वर्ग में भी दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं।
वह उस भारतीय पुरुष टीम का हिस्सा थे जिसमें 2018 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। बढ़ते हैं अपने 46वें प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा किए गए ड्रोन हमले में कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई। वह किस देश से संबंधित थे? ईरान, इराक, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। तो वह संबंधित थे ईरान से। जो ईरान के जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर जनरल थे कासिम सुलेमानी को इराक में अमेरिकी ड्रोन के हमले में इनकी मृत्यु हो गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है हमारा 47वां प्रश्न। फेम टू इंडिया योजना के तहत देश में कितने चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं? 2500, 2636 और 2650 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 2636 जो हैं वो चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। क्या है फेम टू इंडिया योजना, इसके बारे में भी जानेंगे। तो फेम टू इंडिया योजना के तहत जो है देश में 2636 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इनमें सर्वाधिक 317 चार्जिंग स्टेशन महाराष्ट्र में स्थापित किए जाएंगे। कैबिनेट मामलों के आर्थिक समिति ने फेम यानी कि फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स योजना के दूसरे संस्करण को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य की बात करें तो देश में विद्युत तथा हाइब्रिड वाहनों के निर्माण तथा उपयोग को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। फेम टू योजना फेम इंडिया 1 का विस्तृत रूप है। इस योजना को पहली बार 1 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं 48वें प्रश्न की तरफ। 48वां प्रश्न है हमारा। अभी हाल ही में सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई गई? 4 जनवरी, 3 जनवरी, 2 जनवरी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 3 जनवरी। 3 जनवरी को जो है सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। सावित्रीबाई फुले को आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका माना जाता है। समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन 3 जनवरी 2031 को हुआ था। उन्होंने देश में महिलाओं के अधिकार के लिए सराहनीय कार्य किया। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर देश में बालिकाओं के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना 1848 में पुणे में की थी। उन्होंने बालिका शिशु की हत्या को रोकने के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। पढ़ते हैं 39वें प्रश्न की तरफ। 39वां प्रश्न है हमारा। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ष 2020 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स व प्रसाविका वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है हमारे पास विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र महासंघ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह जो है मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स प्रसाविका वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह घोषणा फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि 1820 में जन्मी एक अंग्रेज समाज सुधारक थी कि 200वीं जयंती जो है उसके उपलक्ष्य में की है। इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो नर्सिंग की स्थिति को और प्रोफाइल को बढ़ाकर विश्व स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO विश्व के देशों के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग को मानकर विकास करने की एक संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 1994 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषांगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना की बात करें तो यह 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के साथ स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। WHO का मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। पढ़ते हैं 50वें प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? हमारे पास ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान और इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। तेलंगाना सरकार ने नीति आयोग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति शुरू की है। नीति आयोग द्वारा AI फॉर ऑल नाम से दस्तावेज में हस्ताक्षर करने वाले पहला राज्य तेलंगाना था। नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज तेलंगाना के हैदराबाद में सेंटर ऑफ असेंबलीज एक्सीलेंस इन डेटा साइंसेज एंड AI की स्थापना कर रहा है। इस केंद्र में 2020 से कार्य शुरू हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता को विकसित किया जाता है। बढ़ते हैं अपने 91वें क्वेश्चन की तरफ। 91वां क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2020 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है हमारे पास राजस्थान, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2020 की शुरुआत जो है वो प्रगति मैदान में की गई। इसका उद्घाटन किसने किया? तो मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका उद्घाटन किया। यह विश्व पुस्तक मेला जो है इसका 28वां संस्करण है। गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पुस्तक मेले के जो विषय है उसको रखा गया है गांधी लेखकों के लेखक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 52वां क्वेश्चन है हमारा, इसरो द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर 300 करोड़, 600 करोड़, 500 करोड़ और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 600 करोड़ जो है वो हमारी सही उत्तर होगा। इसरो द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक चंद्रयान 3 की परियोजना की अनुमानित लागत 600 करोड़ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में देश के तीसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 की पुष्टि की है। इस मिशन को इस वर्ष के अंत तक अथवा अगले वर्ष के प्रारंभ में लॉन्च किया जा सकता है। 53वां क्वेश्चन है हमारा, उमारो सिसोको एम्बालो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? हमारे पास ऑप्शन है गिनी बिसाऊ, युगांडा, सूडान और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है उसका है ये है गिनी बिसाऊ। तो गिनी बिसाऊ के जो पूर्व प्रधानमंत्री व जनरल रहे हैं उमारो सिसोको एम्बालो हाल ही में देश के नए राष्ट्रपति चुना गया है इनको। गिनी बिसाऊ पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है। यह देश जो है पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था 1974 में। इसकी राजधानी की बात करें तो वह है बिसाऊ और इस देश की मुद्रा की बात करें तो पश्चिमी अफ्रीकन CAF फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। 54वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन बेंगलुरु, कलकत्ता, नई दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आयोजन किया गया है वह किया गया है बेंगलुरु में। तो 107वां जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। 107वें भारतीय विज्ञान की कांग्रेस की अगर थीम की बात करें कि क्या रखी गई है तो इसकी थीम रखी गई है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। इसकी थीम को निर्धारित किया गया है। 55वां क्वेश्चन है हमारा, किस निम्न में से किसे राष्ट्रीय महत्व का खेल आयोजन घोषित किया गया है? खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, इंडिया गेम्स, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है खेलो इंडिया गेम्स। तो खेलो इंडिया को जो है राष्ट्रीय महत्व का खेल आयोजन घोषित किया गया है। खेलो इंडिया की शुरुआत देश में खेल की स्थिति व स्तर को सुधार करने के लिए उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 2018 में की गई थी। इस वर्ष खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन जो है वो गुवाहाटी में होने जा रहा है। बढ़ते हैं अपने 56वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी प्रभाग की स्थापना की गई? हमारे पास ऑप्शन है
विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। तो इसकी स्थापना की गई है विदेश मंत्रालय द्वारा। तो विदेश मंत्रालय द्वारा न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी की प्रभाग की स्थापना की गई है। यह 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में विदेशी भागीदारों के साथ सहयोग करने में मदद करेगा। बढ़ते हैं 97वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? हमारे पास ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा गुजरात, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। 50 फीट ऊंची इस प्रतिमा का जो वेट है यानी कि वजन है वो है 70,000 किलोग्राम। कांसे की बनी हुई है यह मूर्ति और भारत की प्रथम गृह मंत्री जो थे उनकी यह मूर्ति है। इनकी जो मूर्ति एक सबसे बड़ी बनी हुई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसे नाम दिया गया है, वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी पहली सबसे बड़ी मूर्ति थी। और यह जो मूर्ति है वो 50 फीट ऊंचाई की है और 70,000 किलोग्राम भार के साथ यह दूसरी सबसे बड़ी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं थे उनकी मूर्ति बन गई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ और 58वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा काला पानी विवाद भारत के किस देश के बीच में है? हमारे पास ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है नेपाल। तो काला पानी विवाद जो है वो भारत और नेपाल के बीच में है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद भारत द्वारा अपना नया राजनीतिक मानचित्र जारी करने के बाद यह विवाद हुआ, जिसमें काला पानी को उत्तराखंड के हिस्से के रूप में दिखाया गया, जहां लिपुलेख चीन, नेपाल, भारत त्रिजंक्शन स्थित है। इसका विरोध नेपाल द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं 59वें क्वेश्चन की तरफ। 5वीं IHAI राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियन 2020 की शुरुआत हाल ही में कहाँ की गई? हमारे पास ऑप्शन है लेह, लद्दाख, जम्मू और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आयोजन शुरू किया गया है लेह में। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई बातें। 5वीं IHAI राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 की जो शुरुआत हुई वह हुई है लेह में। आइस हॉकी एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन 7 जनवरी तक किया जाना है। बढ़ते हैं अपने इस सेगमेंट के आखिरी प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 60वां प्रश्न। गुजरात में शेरों की जनगणना का कार्य कब प्रारंभ किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है मई 2020, जून 2020, जुलाई 2020 और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है मई 2020। मई 2020 में गुजरात में शेरों की जनगणना का कार्य आरंभ किया जाएगा। एशियाई शेरों के अंतिम निवास स्थान गुजरात में इस जनगणना को करने के लिए लगभग 8,000 से 10,000 कैमरों का उपयोग किया जाएगा। मई 2020 में होने वाली जनगणना में पहली बार भारतीय वन्यजीव संस्थान की विशेषता का उपयोग किया जाएगा। तो ये थे हमारे समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए 1 जनवरी से लेकर के और 6 जनवरी तक के प्रमुख प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।